नमस्कार, मैं हूं दिशा बिस। लोकतंत्र में आपका स्वागत है। लोकतंत्र में आज हम बात करेंगे भारत और चीन के बीच तनातनी की। कोरोना को लेकर किरकिरी के बाद चीन बौखलाया हुआ है। चीन कोई ना कोई बहाना ढूंढता रहता है। दुनिया में कोरोना पर सब कुछ छिपाने वाला चीन कई देशों के निशाने पर है, इसलिए भारत से जबरदस्ती दुश्मनी मोल ले रहा है। कोरोना के बाद से चीन की हालत पतली हो चुकी है। कोई भी देश चीन से व्यापार करने पर सोचने को मजबूर है। बहुत देश चीन से ज्यादा भारत पर भरोसा कर रहे हैं और इस बात से बौखलाया हुआ है चीन। काफी समय सीमा को लेकर भारत और चीन में तनातनी चलती रहती है। पिछले दिनों लद्दाख और उत्तरी सिक्किम में भारत और चीन के सैनिकों के आमने सामने के आने के बाद सीमा पर तनातनी बढ़ती जा रही है। भारत चीन सीमा पर दोनों देशों की ओर से सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई है। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारतीय सेना द्वारा अपनी ताकत मजबूत करने के लिए सड़क बनाए जाने के चलते ही चीन बौखलाया हुआ है। चीन को भारत द्वारा सड़क बनाए जाने पर ऐतराज है, इसलिए उसके सैनिक 5 मई को भारतीय क्षेत्र में घुस आए थे। तब भारतीय सेना ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया था। इस दौरान सीमा पर हाथापाई भी हुई थी। अब सवाल है कि चीन की विस्तारवादी नीति से भारत को चौकन्ना रहना चाहिए। क्या चीन जानबूझकर सीमा पर तनाव बढ़ा रहा है ताकि कोरोना को लेकर चीन की गलती पर पर्दा डाला जा सके? आइए देखते हैं रिपोर्ट। लद्दाख और सिक्किम में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुए टकराव को भले ही स्थानीय स्तर पर सुलझा लिया गया है, लेकिन मामला पूरी तरह शांत होता नहीं दिख रहा है। चीन ने सीमा पर बड़े पैमाने पर सैनिकों की तैनाती की है। इसके बाद भारत ने भी जवानों की संख्या में इजाफा कर दिया है। लद्दाख की पेंगोंग झील के अलावा डेमचौक, दौलत बेग, ओल्डी और गलवा नदी जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में दोनों देशों ने सैनिकों की तैनाती बढ़ाई है। As far as the situation on the northern borders is concerned, as you are aware that the LAC is not very well defined. There are different perceptions on where the LAC runs, and accordingly both sides patrol up to their accepted claim lines, and therefore when patrols reach at the same place at the same time, then such face-offs do occur. They have occurred in the past, and there is nothing new in what has happened in the last week or 10 days. राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और हर एक गतिविधि की जानकारी ले रहे हैं। चीन ये साजिश ऐसे वक्त पर रच रहा है जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है और इससे निपटने में लगी है। ऐसे वक्त में चीन न सिर्फ जगह जगह टकराव के जरिए इस मुद्दे से ध्यान भटका रहा है, बल्कि नेपाल को भी भारत के खिलाफ भड़का रहा है। माना जा रहा है कि लिपुलेख मामले में नेपाल को उकसाने में चीन का ही हाथ है। पूर्वी लद्दाख के वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर भारतीय सेना द्वारा अपनी ताकत मजबूत करने के लिए सड़क बनाए जाने के चलते चीन बौखलाया हुआ है। चीन इस फिराक में है कि भारत LAC के पास सड़कें न बना पाए। चीन ने वास्तविक नियंत्रण के करीब अपने बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाया है। इसके जवाब में भारतीय सेना भी बेहतर क्षेत्र रक्षण के लिए सड़क बना रही है। ब्यूरो रिपोर्ट। कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को तगड़ी चोट पहुंची है। वहीं कई बड़े देशों में चीन सरकार के प्रति लोगों का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है। इस ग्लोबल महामारी को लेकर चीन के रवैये से नाराज अमेरिका, जर्मनी, जापान, फ्रांस समेत कई देश अपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को वहां से निकालने की सोच रहे हैं और इनमें से कई देश चीन के विकल्प के रूप में भी भारत को देख रहे हैं। जर्मनी की एक बहुराष्ट्रीय जूता बनाने वाली कंपनी ने तो यूपी के आगरा में यूनिट लगाने का फैसला भी कर लिया है और इन सब फैसलों से चीन परेशान हो गया है और भारत को डराने के लिए हर तरह की तरकीबें निकाल रहा है। कोरोना के कारण दुनिया भर में आलोचना झेल रहा चीन विदेशी कंपनियों के कारोबार को समेटने के फैसले से भड़क गया है। चीन इस बात से बौखलाया हुआ है कि कोरोना संकट के बाद नई बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसे छोड़कर भारत का रुख कर सकती है। कोरोना के कारण दुनिया भर में आलोचना झेल रहा चीन विदेशी कंपनियों के कारोबार को समेटने के फैसले से भड़क गया है। चीन कम्युनिस्ट पार्टी का मुखपत्र माने जाने वाले ग्लोबल टाइम्स के जरिए ड्रैगन ने भारत पर निशाना साधा है। चीन ने तंज कसते हुए कहा कि भारत कभी भी उसकी जगह नहीं ले सकता।
ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार द्वारा गठित की गई इकोनॉमिक टास्क फोर्स का भी जिक्र किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस टास्क फोर्स का गठन चीन से निकलने वाली मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को आकर्षित करने के लिए किया गया है। ड्रैगन ने चेतावनी देते हुए कहा कि कोरोना वायरस के कारण चीन आर्थिक दबाव में नहीं है और भारत वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का भ्रम ना पाले। चीन ने तंज कसते हुए कहा कि अमेरिका के साथ जारी तनाव भारत के लिए औद्योगिक इकाइयों को आकर्षित करने का अवसर प्रदान नहीं कर सकता, क्योंकि भारत अपने खराब बुनियादी ढांचे, कुशल श्रम की कमी और कठोर विदेश निवेश प्रतिबंधों के कारण मैन्युफैक्चरिंग बनने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि चीन की धमकियों का भारत और बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर असर नहीं होता दिख रहा है। दुनिया के 80 से ज्यादा देशों में फुटवेयर सप्लाई करने वाली जर्मन कंपनी वॉन वेल्क्स चीन से अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शिफ्ट कर आगरा में यूनिट लगाएगी। आगरा में लगने वाली यूनिट से हर साल 30 लाख जोड़ी जूते बनाए जाएंगे। कंपनी के इस कदम से 10,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। यहाँ पर फुटवेयर कंपनी के लिए सोल, स्पेशल फैब्रिक और केमिकल्स बनाए जाएंगे जो मौजूदा समय में भारत में उपलब्ध नहीं है। चीन छोड़कर यूपी में कंपनी के निवेश करने की एक बड़ी वजह यह है कि यहाँ सस्ती और स्किल्ड लेबर है। इसके अलावा जूता निर्माण के लिए जरूरी रॉ मटेरियल भी उपलब्ध है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो भारत और चीन के बीच तनातनी जारी है और कोरोना को लेकर जिस तरह से चीन की किरकिरी हो रही है उसके बाद चीन भी बौखलाया गया है। चीन कोई ना कोई बहाना ढूंढता रहता है कि दुनिया में कोरोना पर सब कुछ छिपाने वाला चीन कई देशों पर भी निशाने पर है। वहीं चर्चा को शुरू करते हैं उससे पहले सभी मेहमानों का परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ एम्बेसडर डॉक्टर दीपक वोरा सर हैं। आप अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं आप सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जितेंद्र कुमार ओझा जी हैं, नेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं आप सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ अजय कौल जी हैं, आप एपीएन के एडिटर हैं सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल सर मेरा एम्बेसडर डॉक्टर दीपक वोरा जी आपसे है। सर, एक तरफ कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, सभी देश कोरोना से जंग लड़ रहे हैं, लेकिन इसी बीच एलएसी पर जिस तरह से चीन और भारत के बीच जो तनातनी चल रही है उसको देखकर ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं चीन इस चीज से भी बौखला गया है कि जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन के अगेंस्ट सारे के सारे देश आ गए हैं, उसकी वजह से चीन बौखला गया है। जो आपने आया उसका इससे पहले आप तो मैं कुछ सवाल जो हमारे विशेषज्ञ बाकी यहाँ पर मौजूद है जी उनसे पूछना चाहता हूँ। जी ये जो कोरोना महामारी है ये कैसे है कि भारत का डेथ रेट पर मिलियन सबसे कम है दुनिया के बड़े देशों में से। 128 देशों की मदद भारत कर रहा है। 100 से ज्यादा देश IMF या वर्ल्ड बैंक के पास गए हैं कि हमारी मदद करो। एंड द लार्जेस्ट पीस टाइम इवैक्यूएशन इन हिस्ट्री वंदे भारत वो आपका देश भारत कर रहा है। जब आपके पायलट्स ओवरफ्लाई करते हैं हॉस्टाइल नेबर्स पे तो वो लोग कहते हैं वी आर प्राउड ऑफ यू गाइस। ये मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि इसके दो कारण हैं वी आर एबल टू डू इट। सबसे पहला है आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, और दूसरा है सेल्फ रिलायबिलिटी, आत्मनिर्भरता। ये कई सालों से भारत में बढ़ती आ रही है। चीन में भी ये बहुत था, लेकिन चाइना का एक चीज आप नोटिस करेंगे कि जब उनके पास इंटरनल प्रॉब्लम्स होती है, और आपने बिल्कुल सही फरमाया कि इस समय 120 देशों ने तो विश्व स्वास्थ्य संस्था ने कहा है कि इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होने चाहिए। और ये जो WHO के डायरेक्टर जनरल है हम लोग सब जानते हैं उनको, वो तो चीन के बिल्कुल माफ कीजिएगा अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज चमचे हैं। जो चीन कहता है वही वो कहते हैं डायरेक्टर जनरल साहब। अगर मैं उनकी जगह होता अभी तक तो मैं इस्तीफा देके चला गया होता। जिस तरह से अमेरिका ने उन पे वार किया है, बहुत से देशों इंक्लूडिंग अफ्रीकन यूनियन 54 देश हैं, सबने कहा है कि इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। अब इसमें क्या होता है कि जब चाइनीज अंडर प्रेशर होते हैं इंटरनली डोमेस्टिकली तो वो बाहर अग्रेसिव हो जाते हैं। हम लोग भूल जाते हैं कि 62 में जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था चाइना के साथ, इट फॉलोड द फेलियर ऑफ द ग्रेट लीप फॉरवर्ड। 1959 में चेयरमैन माओ साहब ने कहा था ग्रेट लीप फॉरवर्ड, आप लोग किसान लोग बंद कर दो उत्पादन करना और आप स्टील मिल्स बनाए। 50-60 मिलियन चाइनीज उसमें मारे गए। तो द वॉर विद इंडिया वाज अ डिस्ट्रैक्शन।
65 में फिर उन्होंने कोशिश की जब चाइना के साथ हमारा जंग हुआ। 67 में तो आप जानते हैं नथुला और चोला में जब हमने अच्छी तरह से मुकाबला किया और तमाचा मारा था। उसके बाद 87, जस्ट लुक एट द डेट, 67, उसके बाद फिर 87 में सुंदोरुंग चू, उसके बाद 2017 डोला, 20 साल 30 साल के बाद ये कर। जब भी वो प्रेशर से होते हैं डोमेस्टिकली, वो बाहर कुछ एडवेंचर करने की कोशिश करते हैं। तो आपकी असेसमेंट बिल्कुल सही है। ना, भारत का जो बढ़ता हुआ आत्मविश्वास है, कौन सा देश है जिसके बारे में अमेरिका के राष्ट्रपति, आप उनसे मोहब्बत करें ना करें, उन्हें पसंद करें ना करें, अमेरिका का राष्ट्रपति ट्वीट करता है, वी विल नेवर फॉरगेट इंडियाज हेल्थ। फिर लिखता है इंडिया इज वंडरफुल। लुक, यू डिसएग्री, लेकिन डिप्लोमेसी में मैडम हम लोग सिग्नलिंग एक्सेप्ट करते हैं। ये कुछ सिग्नल देने की कोशिश कर रहा है और चाइना जो है इस समय अंडर इनॉर्मस प्रेशर, वो कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेगा अपने लोगों को बताने के लिए कि महामारी के बावजूद मैं आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा हूं। जब चाइना अपने आप को शक्तिशाली महसूस करता है साउथ चाइना सी में, चाहे वहां पर मलेशिया हो या फिलीपींस हो, इंडोनेशिया, तो उनको तो बिल्कुल धक्का देकर भगा देता है और कोशिश करता है। जब उसके पास कोई शक्तिशाली शत्रु हो, शत्रु नहीं, somebody opposing him, उस समय कहता है चलिए डिप्लोमेटिकली बात करते हैं। When they are weak, they look at diplomacy. फिर दिखाने की कोशिश करते हैं when they are strong, they use force. अब भारत के साथ अभी ये जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, I don't believe it will escalate into a full-blown conflict. 1967 के बाद हमारा कोई भी फायर फाइट्स नहीं हुए उनके, वो भी ये जानते हैं कि हम जवाब देंगे। दिस इज अ न्यू इंडिया। तो माई असेसमेंट इज कि इंटरनल प्रॉब्लम्स करके आपने बिल्कुल सही एनालाइज किया है दैट दे अब वेदर सरकार चलेगी वहां पे क्या प्रेशर है, इंटरनल जो उनकी दुनिया भर में जो उनके ऊपर प्रेशर आया टू डाइवर्ट द अटेंशन ऑफ देयर पीपल, वो कुछ ना कुछ करेंगे। बिल्कुल सर, पर जिस तरह से चाइना ने क्षमा कीजिए, मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, माफ कीजिए जी। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर, मेरा सवाल आपसे है कि जिस तरह से लगातार चाइना इस चीज को, कोरोना को नजरअंदाज करवाने के लिए, कोरोना को हमेशा भटकाने के लिए ऐसी हरकतें कर रहा है, क्या इस चीज को हमें नजरअंदाज करना चाहिए या इसको थोड़ा सीरियस लेकर इस मैटर पे कुछ करना चाहिए? चाइना की जो पॉलिसी है वो हमेशा एक्सपेंशनिस्ट रही जी, ठीक है। चाइना भी आप देखिए साउथ चाइना सी में जो है, उन्होंने जो स्पार्टली आइलैंड्स वगैरह का जो एरिया है उसको एक नया डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दिया गया है। उन्होंने फिलीपींस की बोट को वियतनाम के कुछ वेसल्स को नुकसान पहुंचाया है। तो वो चाइना जो ये अपॉर्चुनिटी है में उसको ट्रांसलेट करना चाह रहा है, और उसका जो सबसे बड़ा मुद्दा है जो दीपक साहब ने बताया, और मुझे नहीं लगता कोई उनसे बढ़िया कोई अथॉरिटी है चाइना के ऊपर, कि जो ट्रेड है, देखिए आप अगर वॉरफेयर देखें पुराना, बिल्कुल आदिकाल से अगर आप देखें जी, तो हर चीज का जो मुद्दा है दैट रेस्ट ऑन मूला, पैसा। द इकोनॉमिक सेक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर। भारत चाइना के लिए 7वां सबसे बड़ा मार्केट है, और जो कस्टमर बेस है वो इंडिया में इतना ज्यादा है, और इतना जो कंजम्पशन पैटर्न है, जो कस्टमर यूसेज है या वेस्टेज देता है, वो यही उपलब्ध है। देखिए चाइना अमेरिका में कोई बहुत ज्यादा मार्केट वैल्यू देखने को नहीं ढूंढ रहा है। आजकल वो क्या ढूंढ रहा है कि he is looking for markets in Africa, in Asia, और चाइना की जो पॉलिसी रही है वो मल्टीपोलर वर्ल्ड देखना चाहता है, लेकिन यूनिपोलर एशिया में राज करना चाहता है। वो ये चाहता है कि अपना वर्चस्व एशिया में रहे। उसको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है कि इंडिया कोई अब ऐसा मामूली पुशओवर नहीं है, सन 62 वाला भारत नहीं है कि वो हमको इस तरह की कोई करारी हार दे सकता है। यस, उसका पलड़ा भारी है, चाहे वो सामरिक क्षेत्र हो, चाहे वो इकोनॉमी हो, लेकिन भारत उसको एक ऐसा कड़ा मुकाबला देगा, या इस तरह की कोई फ्री रन की उम्मीद चाइना नहीं कर सकता है जी। तो चाइना हमेशा ये चाहता है, देखिए जो आपका जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है, स्पार्टली आइलैंड, हम तो
ग्वादार पोर्ट देखिए, फिर आपका CPE का जो वो है, अभी पाकिस्तान में उसने इतना लोन दे रखा है तो पाकिस्तान की 6% GDP के बराबर है। जी मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की कई पुश्तें इसको चुका पाए। तो ये वही विशेष सर्कल है, जैसे हमारे यहाँ किसी महाजन का या साहूकार आप ब्याज कभी नहीं पाते। जी तो जो मूला मंत्र है चाइना का, ही इज प्लेइंग द कार्ड इन एशिया एंड एशिया में, क्योंकि भारत एक रीजनल पावर उभर के आ रहा है, तो वो मतलब कोई छदम युद्ध या इस तरह की जो चीजें हैं, बिकॉज हेड ऑन वी कैनॉट टेक इंडिया बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक रीजन, जी इट विल नॉट बी अ वेरी कंफर्टेबल मिलिट्री विक्ट्री व्हाट दे हैव सीन। जैसा डॉक्टर साहब ने बताया था, डॉक्टर साहब ने कि भाई 67 के बाद कोई ऐसी आर्म कॉन्फ्लिक्ट हुई नहीं है। जी तो अब वो सन 62 वाली फौज रही नहीं, वो सन 62 वाला देश रहा नहीं। जी सर, उसे भी मालूम है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा, वो काफी हमारा डेवलप कर गया है। और इस तरह जी। की देखिए करीब 73 रोड ऐसे रोड हैं जो क्लास 40 से लेके क्लास 70 तक हैं, जो 4000 की हमारी जो बॉर्डर एरिया है जी करते हैं। काफी और चार है तो जिस तरह जी। की देखिए कोविड-19 के बाद जिस तरह की रेस्ट्रिक्शंस भारत ने लगाई हैं, तो उससे थोड़ा सा पेट में दर्द हो रहा है। मतलब ये वो पुरानी कहानी है जो जातक कथाएं होती थी कि एक साधु था और उसकी जान किसी चौक में थी। तो ये इसी तरह का वो है कि अगर जैसे आपने अभी बताया कि एक कंपनी जूते की जो मैन्युफैक्चरिंग है, तो चाइना का जो लेदर मार्केट है दैट इज क्वाइट सब्सटेंशियल, वो भारत में अब आगरा की तरफ शिफ्ट हो रहा है। जी सर, इस तरह से जापान ने 2.2 बिलियन का एक पैकेज दिया है कि आप यू अप्रूव योर इंडस्ट्री फ्रॉम चाइना, वी विल अकोमोडेट यू और वी विल टेल यू इन विच कंट्री यू मस्ट गो। बिल्कुल सिमिलरली USA ऑल्सो हैज गिवन दिस पैकेज। तो उसको अपनी जो नींव है वो हिलती दिखाई दे रही है। तो इसकी वजह से ये जो सुगबुगाहट है वो चाइना में ज्यादा देखी जा रही है। बिल्कुल सर, मैं लौटती हूँ सर आपके पास। जितेंद्र कुमार ओझा सर, सवाल मेरा आपसे है, जैसे ब्रिगेडियर सर ने भी यही बोला कि 1962 वाला देश नहीं है अब हमारा। चीन को चाहे सैन्य मोर्चा हो या आर्थिक मोर्चा हो, वहां चीन को लोहा लेने के लिए हमारा देश तैयार है और परास्त करने के लिए भी। देखिए, ये तो सही है कि 1962 वाले इक्वेशन पूरी तरीके से बदल चुके हैं। उनकी फौज भी उस समय जो लड़ाई हुआ तो 6 से 7 गुना हमारे मुकाबले अधिक थी, हमारे लोग तैयार नहीं थे। खैर, हमें उसकी बात नहीं करनी चाहिए। अभी सवाल ये है कि चीन में एक अपारदर्शी व्यवस्था है और उस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में वो अपनी अपारदर्शी व्यवस्था की वजह से सारी दुनिया को परेशानी में डाल रहे हैं। और ये चल नहीं सकता है कि एक जगह ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं, दूसरी दफे अब वो अपने आप को एकदम छुपा के बचा के रखे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में भारत की गुडविल तो सारी दुनिया में बहुत अधिक है। हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव कंस्ट्रेंट जरूर हैं, इकोनॉमिकली वो हमसे 4-5 गुना बहुत बड़े हैं, लेकिन चीन की स्ट्रेटजी ये है कि भारत को किसी भी तरीके से उभरने नहीं देना है। दूसरा, ब्रिगेडियर साहब की बात से मैं कहूंगा कि चीन लगातार एक्सपैंड करते रहा है। आप देखें तो आज की तारीख में अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी भी ध्यान नहीं दी और हम लोगों ने भी कभी ध्यान नहीं दिया कि जैसे तिब्बत 200 साल चीन के साथ था और उसके 200 साल से भी कम, और उसके बाद उन्होंने दोबारा उस पर कब्जा कर लिया। जिनजियांग वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री थी, ईस्टर्न तुर्किस्तान, तो 2/3 जो है चीन दूसरे देशों को वो कब्जा करके बैठे हुए है। हमेशा उसकी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी रही है। हमेशा बहुत सारे नेबर्स के साथ उनके दिक्कत है, जैसे ब्रिगेडियर साहब ने कहा, फिलीपींस के साथ दिक्कत है, जापान के साथ दिक्कत है, वियतनाम के साथ दिक्कत है, वर्चुअली आसियान कंट्रीज के साथ दिक्कत है। वहां पे एक छोटा सा कॉकस ओलिगार्की आप कहें कि वो रूल कर रहा है और उसके अगेंस्ट में कहीं कोई दिक्कत ना आ जाए इस अंतर्राष्ट्रीय दबाव से बढ़ते हुए। तो जो मैसेज बोरा ने कहा, वो प्रिएम्प्टिव मेजर पे वो इसी तरीके से करते रहे हैं। लेकिन इक्वेशन अलग है। लेकिन भारत को मैं कहूंगा कि संभाल के चलने की जरूरत है, क्योंकि वेस्ट का अपना एक एजेंडा हो सकता है चीन को न्यूट्रलाइज कर रहे। भारत को एक साउंड तरीके से रिबफ करने की जरूरत है कि ये सब चीन नहीं कर सकता है, ये सब अनएक्सेप्टेबल है, चुपचाप आप रहें। और दूसरी बात जो आप मैं कहूंगा, जो अक्साई चीन वाला जो मामला है, आप जानते हैं कि बिना बताए वो चुपचाप उन्होंने रोड इसलिए बना लिया कि 2 ऑक्यूपाइड कंट्रीज थी, एक जिनजियांग और एक तिब्बत, और उससे वो जो रास्ता है वो अक्साई चीन से ही होके जाता था, तो उन्होंने चुप के वो सड़क बना ली। लेकिन उनका पूरा कब्जा इलीगल है।
तो देखिए भारत को तो मजबूत होके आने की जरूरत है, टैक्टफुली अभी डील करे, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो अपने आप को, अपनी गवर्नेंस, अपनी सिक्योरिटी, इन सारी चीजों को रिफर्बिश करे। जो दुनिया में गुडविल भारत के लिए है, उस गुडविल को हम यूटिलाइज करें, कि ये नहीं सोचे कि अपने आप आए, अपने भीतर पे हम ऐसे चेंजेस लाएं, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक ये रहे और चीन को फैक्टर करके आगे बढ़ें। मैं समझता हूं कि हम इस इश्यू को, क्राइसिस को भी बहुत अच्छी से हैंडल कर सकते हैं और कोरोना के बाद हम एक लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छी डायरेक्शन में जा सकते हैं। थोड़े से इनिशिएटिव के बाद पोटेंशियल हमें बहुत ज्यादा है और हमें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए और इसे चीन की साइकोलॉजिकल वीकनेस समझ के मजबूती से उनको रिवर्स करने की जरूरत है। बिल्कुल सर, मैं लौटूंगी आपके पास। सवाल मेरा अजय कौल जी आपसे है कि जिस तरह पूरे विश्व में भारत की तारीफ हो रही है और एक तरफ दूसरी तरफ चाइना की किरकिरी हो रही है, इस चीज से, भारत की लोकप्रियता से कहीं ना कहीं चाइना घबरा गया है। देखो क्या है कि चाइना, अगर हिस्ट्री देखो ना, चाइना ये पहली बार नहीं है कि उनकी किरकिरी हो रही है। आप 90s में देखो या कभी भी देखो, चाइना हैज़ बीन अ बैड बॉय फॉर द वेस्ट एंड अमेरिका वगैरह ऑलवेज ट्राई टू कंटेन चाइना एंड प्रॉप अप इंडिया अगेंस्ट चाइना। सो उनका वेस्ट का अलग गेम है अपना, इंडिया को प्रॉप अप करना है बिकॉज इंडिया इज़ ए डेमोक्रेटिक कंट्री। देखिए क्या है कि मार्केट्स का खेल है। चाइना और इंडिया आर द बिगेस्ट मार्केट्स इन द वर्ल्ड एंड डिफरेंस ये है कि चाइना इज़ अ क्लोज कंट्री, अनडेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया इज़ ए डेमोक्रेटिक कंट्री, लिबरलाइज्ड। सो ये है, बट चाइना का गेम प्लान मैं जो देखता हूँ ये जो इंडिया को है, ये तो मैं तो ये कहूँगा कि नैग कर रहा है इंडिया को या इरिटेट कर रहा है। बट उनके जो डिज़ाइंस है, जो भी कोरोना वायरस के बाद अगर देखें उनके एक्टिविटीज़, अगर थोड़ा सा मैं ट्रैक करता हूँ, तिब्बत में, साउथ चाइना सी में मिलिट्री एक्टिविटीज़, नॉट ओनली कोविड जब चल रहा है वो तो चल ही रहा है, उनके साथ मिलिट्री एक्टिविटीज़ दे आर एक्सपेंडिंग। अभी ताइवान का, इनफैक्ट आई रेड समवेयर कि वो दे आर गोइंग टू कैप्चर एक उनका आइलैंड है, हाइनन आइलैंड ताइवान का जी। सो वहाँ पे उनके एंड एक्चुअली दे आर फ्लाइंग सॉर्टीज़ ताइवान के ऊपर रेगुलरली चलते हैं। आई थिंक जनवरी से आई थिंक 3-4 सॉर्टीज़ एक बार, आई मीन मिलिट्री सॉर्टी, मतलब फाइटर सॉर्टीज़ चली है ओवर ताइवान। दिस इज़ टू बेसिकली टू शो देयर प्रोवेस, जो मिलिट्री प्रोवेस दिखाते हैं एक्सर्ट करने का। एंड नॉट ओनली इंडियन ओशन में भी हमारे आई थिंक द सबमरीन्स वे डिटेक्टेड रिसेंटली, अभी 1 महीने पहले या कुछ। सो दे आर डूइंग दिस ऑल ओवर। आई थिंक जो मेरी असेसमेंट है कि वो देखते हैं एक अपॉर्चुनिटी टू एक्सपैंड मिलिटरीली एंड इकोनॉमिकली। उनको लगता है कि वेस्ट इज़ कोलैप्सिंग बिकॉज उनकी इकॉनमी शैटर हो रही है, डीप रिसेशन में जाएगा वेस्ट। इकॉनमी एक बार वेस्ट की जो पावरफुल अमेरिका है, जो अगर उनकी इकॉनमी रिसेशन में जाती है, डीप रिसेशन में जाती है, तो उनकी मिलिट्री पावर वो जो एक्सर्ट करने की है वो भी कंटेन हो जाएगी। सो चाइना जो जैसे IMF की प्रोजेक्शन है, या चाइना हैज़ आई मीन ऑलरेडी स्टार्टेड इकोनॉमिक एक्टिविटी, और उनकी जो ग्रोथ है, इट इज़ गोइंग टू, दे आर गोइंग टू सस्टेन सम पार्ट ऑफ ग्रोथ। सो इकोनॉमिकली दे विल बी डूइंग वेल। सो उनको मेरे हिसाब से मुझे लगता है दे सी इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपैंड मिलिटरीली, इकोनॉमिकली अक्रॉस द वर्ल्ड। सो ये जो लद्दाख में खैर एक पार्ट है वो तो होता रहता है, बट आई थिंक वो तो मैं नैगिंग की तरफ से देखता हूँ, इट्स लाइक जस्ट नैगिंग इंडिया। जी, तो लगातार चीन जिस तरह से तनातनी का माहौल बना रहा है, उससे यही लग रहा है कि जानबूझकर सीमा पर कुछ तनाव बढ़ाना चाहता है। जिस तरह से आज नेपाल के प्रधानमंत्री KP ओली ने एंटी इंडियन स्टेटमेंट दिया है, एक स्टेटमेंट दिया है जो इंडिया के अगेंस्ट है, क्या ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं नेपाल को भी चाइना बरखला रहा है? Ms. Bisht, first of all, ब्रिगेडियर साहब यहाँ पर हैं। आई थैंक यू फॉर योर कमेंट्स ऑन चाइना, ऑल्सो फॉर माय कॉलीग्स फ्रॉम कैबिनेट और आपके जो एडिटर साहब हैं, जो एक्सपर्ट हैं इंटरनेशनल अफेयर्स में। ब्रिगेडियर साहब, आई लॉस्ट फैमिली इन 1962. ही वाज कमांडिंग फर्स्ट वीक, so I know what the Chinese are. एंड सेकेंडली, माफ कीजिएगा मेरे बाल बिखरे हुए हैं क्योंकि मेरा नाई की दुकान बंद है पिछले 2 महीनों से। नॉर्मली आई एम मच बेटर ग्रूम्ड। आपने नेपाल की बात की है ना मैम? जी सर। द रिलेशनशिप जो हमारी रही है नेपाल के साथ, इट सफर और इट्स डिफाइंड बाय द स्मॉल कंट्री बिग कंट्री सिंड्रोम। ये आप जहां देख लेंगे, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, अमेरिका के साथ जो रिलेशनशिप है, चाइना की फिलीपींस के साथ या मलेशिया के साथ या वियतनाम के साथ जो रिलेशनशिप है, ऑलवेज द रिलेशनशिप जो बड़े देश की छोटे देश के साथ होती है, इट्स नेवर अ विन-विन सिचुएशन, इट्स नॉट अ जीरो सम गेम। ये नहीं होता कि भाई मैं बड़ा हूं तू छोटा, लेकिन हम बराबर की बात करेंगे, ये हो नहीं।
ये भी हमें याद है कि 2015 में अप्रैल में जब नेपाल में भूकंप आया था, भारत की रिलीफ एफर्ट 15 मिनट में चालू हो गई थी। और उस समय अगर मेरी याददाश्त मेरा साथ देती है, सुशील कोइराला जो वहां के प्रधानमंत्री थे नेपाल की, he said, and I quote his words, Nepal is blessed to have a neighbor like it. तो 5 साल के अंदर तो कुछ ऐसे बदलेगा नहीं। आई डोंट नो चीन उकसा रहा है कि नहीं, लेकिन फॉर देयर इंटरनल इश्यूज की कोविड की महामारी वहां पर भी पहुंच गई है, उनकी समस्याएं अपनी बढ़ रही हैं, दे हैव ऑल काइंड्स ऑफ डोमेस्टिक इश्यूज। उसके लिए फिर एक व्हिपिंग बॉय मिल जाता है, which in this case is India and has been in the past। वो राकेश रोशन की कोई फिल्म थी, वो जो एक्टर है, तो कुछ उसके बारे में भी, ऋतिक रोशन क्षमा कीजिए, उसके बारे में भी कुछ वहां पे हुई थी। So, you know, ultimately, जब भी कोई domestic समस्या होती है, then you try and divert attention and you're going to see this happen. Sir, to all the other panelists जो इसमें हैं, आपने कहा था हमें ये करना है, वो करना है। Sir, let me assure you, with all the authority at my command, हम लोग कर रहे हैं, sir. This is not the India of 30 years ago, sir. ये अब it's a different India, sir. This is an India जो अपनी जगह ले रहा है in the International Committee of Nations. Or I deal with Africa, special advisor to several African leaders, and they keep asking me that, listen guys, हम लोग चीन पे हैं, इस पे हैं, उस पे अपनी डिपेंडेंस कम करना चाहते हैं, we want to follow the Indian model। इससे बड़ी और क्या तारीफ हो सकती है। नेपाल also understands it। मुझे ये भी कहते हैं जब हमारे पास समस्या होती है तो हम भारत की तरफ भागते हैं, तो इंडिया हेल्प्स अस अनकंडीशनली। अब ऐसे छोटे मोटे मौके आते हैं when they try to forget। मैं इसके ऊपर ज्यादा अहम I would not consider this बहुत ही, क्षमा कीजिए मेरी हिंदी, you know, I'm out of touch। I would not give it so much of importance कि चीन उकसा रहा है या अमेरिका कर रहा है। डॉक्टर वोरा, नेपाल को मालूम है I have to live with India, period। डॉक्टर वोरा, कैन यू हियर मी? Yes, I can hear you, sir। नहीं, नेपाल का आज का खाली स्टेटमेंट नहीं है, विच इस एक्चुअली आज तो बड़ा ब्रेजन स्टेटमेंट है कि दैट इंडियंस आर स्प्रेडिंग कोविड इन नेपाल। एक तो वो हो गया, बट इट कम्स आफ्टर अ सीरीज। अगर आप देखें रिसेंटली जब वो लिपो लेक का रोड इंडिया ने इनॉग्रेट किया, एंड नेपाल पब्लिकली डिनाउंस्ड इट और टुक ऑब्जेक्शन टू इट, and in fact they summoned our ambassador also, so they have taken a position. It's not that one off statement or something, so they have taken a position. It's not the first time our ambassador has been summoned, sir। जब when a country asserts itself, what is happening with China today, the world sits up to take notice, sir। In diplomacy this is very common। जब आप नया एक रोल अपनाते हैं, we are no longer we don't have a sir, I know, sir, pardon me, sir, I know। Let me complete, sir। नहीं, वो पुराना भारत नहीं है, sir। This is the new strength of India, जिससे ये बौखला जाते हैं, and therefore they will do all this। They'll call our ambassador 100 times in the next 10 years। I hope not, but it is like I agree with you that I agree with you that summoning of ambassador is not something new, but it is something very unusual in a friendly relationship। If Nepal and India are friends, maybe these issues can be resolved, maybe they could have called up, or maybe through phone calls, or I mean done it secretly, discreetly, rather than making it public, and they made it public that we summoned it, so it's not something। Sri Lanka के साथ, Maldives के साथ, Bhutan के साथ, all friendly countries, but we have ups and downs। There are moments when for your domestic compulsion आप कुछ और करने की कोशिश करें। So what देशों के साथ ये होगा। What could be the domestic compulsion of Nepal right now? वो तो आप जानते हैं अपने आप से। They are not able to deal with the virus। They are feeling pressure from that big bully on the other side of their border। They have economic crisis। They have not recovered। But sir, their COVID count is very low। They don't have many COVID cases। May I also say, I'm glad you have said this to me। एक तो आरोप लगाते हैं कि भारत से फैलाया जा रहा है, दूसरा उनका काउंट बढ़ा लो है। They have no means of telling us। Sir, चाइना के भी figures, I plead with you, वो झूठ बोलते हैं। Don't accept those figures। They are all bogus। जहां तक नेपाल के हैं, there's no means of telling you। अगर उनका प्रधानमंत्री कह रहा है कि कोविड भारत फैला रहा है, it means that he is in trouble। Please look between the lines। Please look behind the statement। I'm trained to do that with 47 years of experience in diplomacy। I'm trained to look, well not 47, 40 something, to look at what is happening। तो ये जो स्टेटमेंट देती है, इसके पीछे क्या है, हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, वो आपके साथ। वही भी may not emerge today, it may not emerge tomorrow। सर, वही हम भी अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, उसके पीछे क्या है। We are also trying to understand।
You know, what I was trying to explain, sir, that you have to make your own interpretation, your own inference आपको करना पड़ेगा. Economic crisis, no question. Reconstruction after the earthquake has stalled. They have issues domestically. Political instability is one of those. Now, when you have a combination of these factors that come into play, then you look to divert attention. And we have been a whipping boy in the past. वो जब प्रीति को भी हमने कुछ देर के लिए सस्पेंड किया था. You know, it's always nice. बांग्लादेश में यही करता था बराका बराज. So you always look for somebody outside to उसकी पिटाई करो. You know, पिटाई ना करो, कम से कम abuse him, उसको कर्ज करो. So this is what we are seeing. There is a combination of crises, a concatenation of crises, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं. सब एक साथ आ रहे हैं. तो आपको कोई चाहिए जिसके ऊपर आप ब्लेम दे सके to divert it. अच्छा, मिस्टर जितेंद्र ओझा, आर वी द विपिंग बॉय? मैं आज दिस क्वेश्चन. हाँ, मैं कहूँगा थोड़ा सा एम्बेसडर साहब से मैं एग्री भी करता हूँ, थोड़ा सा डिसएग्री भी करता हूँ. वी हैव बीन टू गुड with our neighbors, unlike China, which has virtually herself and continues to expand. We have been too good with our neighbors, and that is the reason, you know, they get an opportunity to have a go at us. दूसरा मैं कहूँगा कि पुलिस आपको किसी को काउंसिल करने की जरूरत है कि देखिए, सब कुछ होने के बावजूद वो हमारे पड़ोसी ही नहीं, नेपाल एक ऐसा देश है और देशों में भी जो लिटरली हमारे भाई की तरह है. इतनी क्लोज हमारी रिलेशनशिप रही है, यूपी से भी और यहाँ से भी. जिस तरीके से उन्होंने मुद्दे को उठाया, देखिए ये जो रोड बन रही थी तो काफी दिन से बन रही थी, काफी पहले इनॉग्रेट हो गई थी. उन्होंने अपना नक्शा बदल दिया है, पार्लियामेंट में करके नक्शा बदल दिया है. तो ये दिखा रहा है कि ये सडनली कहीं ना कहीं से प्रोवोकेशन तो जरूर आया है, लेकिन इस प्रोवोकेशन में नेपाल एक छोटा देश है और भारत से उसका जो संबंध है वो बहुत विशेष संबंध है. और जिस चीन की तरफ को जरा झांक रहे हैं या देख रहे हैं, चीन का ट्रैक रिकॉर्ड देखें कि अगर उसकी तरफ को ज्यादा जाएंगे तो वो अपने लोगों के हितों का बहुत बड़ा नुकसान करने वाले हैं. सॉरी, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ के और रियलिस्टिक केस से कह रहा हूँ, क्योंकि चीन के पास जाने के बाद देखिए कि अफ्रीका के लोग परेशान हो गए, उनके अपने लोग परेशान हो गए, तिब्बत में लोगों की दुर्दशा हुई और लोगों की दुर्दशा हुई. चीन में जाके करना क्या चाहते हैं चीन के प्रोवोकेशन पे आके, ये समझ में नहीं आ रहा है. ओली साहब का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है पिछले कुछ सालों से कि वो बहुत ही स्ट्राइडेंट, उन्होंने नेपालीज नेशनलिज्म को एंटी इंडियनिज्म में कन्वर्ट करने की कोशिश की है. मेरे ख्याल से उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात यहाँ भी हमारे नेताओं से रहे हैं, तो उनको बातचीत करके जाना चाहिए. ये जो मीडिया में ले जाके कर रहे हैं बिना किसी थर्ड पार्टी के प्रोवोकेशन के, ये हो नहीं सकता है. मैं भी यही कह रहा था, मैं भी बिल्कुल बिना किसी थर्ड पार्टी के प्रोवोकेशन के हो नहीं सकता है. मगर उनको लोगों को समझाने की जरूरत है कि उनका प्राइमरी इंटरेस्ट थर्ड पार्टी और सेकंड पार्टी के पीछे जाना नहीं है, बल्कि नेपाल के लोगों के पीछे रहना है. एम्बेसडर साहब ने जैसे कहा कि जब वहां भूकंप आया तो सबसे पहले भारत के लोग पहुंच गए थे. तो देखिए, नेपाल जो है और नेपाल के लोग लिटरली हमारे सर उसके बाद सर की तरह मैं गलत कर रहे हैं. ओझा साहब, कहना इंटरवीन बिकॉज 2015 के बाद 2017 भी आ गया. ब्लॉकेड की बात कर रहा हूं मैं, विच ऑल्सो सर्व्ड द रिलेशनशिप. बिकॉज हम पोप जो 15 का था, दैट वाज ओवरटेकन बाय 2017. तो ये ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप नहीं होती. आज दोस्त हैं, कल जैसे ओझा साहब बोले, इट्स अ लॉन्ग टर्म ट्रेंड, और लॉन्ग टर्म ट्रेंड में वी आर देयर नेबर्स, वी आर देयर बेस्ट नेबर्स. So I'll just take you back in 15 seconds to Sikkim. जब सिक्किम का incorporation हुआ था, and ओझा साहब you made a reference to this. Incorporation हुआ था, I know I was there at that time. I was posted in Delhi in policy planning. I spoke to a very senior Sikkimese politician. उससे मैंने एक सवाल किया था कि why have you preferred us to China? उसने जवाब मुझे दिया था, तिब्बत का नाम सुना है आपने कभी? तो जो मर्जी आप कहें कि तिब्बत को हड़प करके etc. It's always in the back of people's mind. तो जो आप इस समय देख रहे हैं डे टू डे रिलेशनशिप सब, उस पे मत जाइएगा. लुक एट द लॉन्ग टर्म ट्रेंड. आपको छोड़ के वो जाएगा कहाँ? भगवान ने आपको पड़ोसी दिया, उससे भाग नहीं सकते. दोस्त आप चुन सकते हैं, पड़ोसी नहीं चुन सकते. एंड ट्रूली नेपाल अंडरस्टैंड, द पीपल ऑफ नेपाल अंडरस्टैंड कि दे आर ब्लेस्ड कि उनके पास भारत जैसा पड़ोसी. बिल्कुल सर, मैं लौटूंगी आपके पास. सवाल मेरा ब्रिगेडियर दत्ता सर आपसे है. जिस तरह से नेपाल के प्रधानमंत्री ने ये सब कहा है, उसके बाद नेपाल का नक्शा चेंज कर दिया गया है, उसमें लिपु लेक, काला पानी और लिम्पिया धुरा भी ऐड कर दिया गया है. इसको सर आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये मैं उत्तराखंड में पोस्टेड, तो इस तरह के जो रोड्स वगैरह हैं, अब जैसे आप अगर आप ये देखिए दरबुक जो सबसे कोल्डेस्ट प्लेस है, श्योक और दौलत बेगौली जिसका आपने जिक्र किया पहले जी, वो सड़क है करीब 255 किलोमीटर की सड़क है.
ठीक है, 2001 सितंबर से वो सस्पेंडेड एनिमेशन में पड़ी हुई है, बिकॉज उस पर लैंड डिस्प्यूट चल रहा है। ये भी तो फिर देखिए, नेपाल का जो इकोनॉमिक आस्पेक्ट है, जो बेसिस है, नेपाल इज ए रेमिटेंस इकोनॉमी। 28% नेपाल भारत में रहता है। अधिकांश लोग भारत में जॉब करते हैं, भारत से पैसा कमा के वहां भेजते हैं। नेपाल बाई नो स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन किसी भी कल्पना से भारत से पन्ना नहीं ले सकता। मैं कौल साहब से थोड़ा सा सहमत हूं इस बात से कि वो उन्होंने नेपाल को थोड़ा उत्साह दिया है और वो ये चाह रहे हैं कि इस तरह से देखिए, जो चाइना की पॉलिसी है, चाइना की जो कार्टोग्राफिक एक्सटेंशन पॉलिसी है, उसका हमेशा यही रहता है कि पहले वो कोई टेंट लगाएगा, फिर कोई कंस्ट्रक्शन वहां शुरू कर देगा, उसके बाद कहेगा कि हमारी लैंड है, हिंदी चीनी भाई भाई आप यहां से चले जाओ जी। जो डोकलाम का फेस ऑफ था 73 दिन चला, ठीक है, इट वॉज सीक्वेंशियल। बिल्कुल ठीक है, भारत हालांकि इंडिया का कोई इंटरेस्ट था नहीं वहां जी। इंडिया वॉज ओनली सपोर्टिंग भूटान। मैंने टेन्योर किया हुआ है वहां पे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो पॉलिसी जो गवर्नमेंट आज की तारीख में है यहाँ, वो जमाने लग गए। वो कहते हैं ना कि जुल्म करता है जमाना और हम शर्माए जाते हैं। तो आजकल वो पॉलिसी अपनाई नहीं जाएगी। जहां जहां हमारे क्लेम्स हैं, जहां जहां इस तरह की कोई डिस्प्यूट है, उसको एट द राइट फोरम वी विल टेक इट अप। अभी वो मौसम थोड़ा सा फेवर में नहीं है। सारा विश्व इस महामारी से, इस पैंडेमिक से पीड़ित है, लेकिन चाइना अपना कैरेक्टर दिखा रहा है जी। कि वो ऐसे हालातों में भी कभी स्क्राउंजिंग समथिंग फ्रॉम हियर, स्क्राउंजिंग समथिंग फ्रॉम देयर। और आप ये देखिए कि इसका जो सेकंड थिएटर कमांड है, विच ओवरसीज द ऑपरेशंस इन साउथ चाइना सी, और एक Liu Xixing है जो who's a very great intellectual of China who writes on military matters, उन्होंने ये बताया है कि अपने जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं वो चाइना ने भेजे हैं, जिनके जो क्लास के जो एयरक्राफ्ट से जो उनके हवाई जहाज से ताइवान के आसपास उनके जो एरियाज में देखे गए हैं। चाइना एक एयर डिफेंस जो अपना एक जोन, एक्सक्लूसिव जोन बनाना चाहता है साउथ चाइना सी में। तो करीब जितना भी व्यापार वहां जाता है, हालांकि उसने ऑल्टरनेट इसका खोज लिया है। तो सीपीसी है जो कॉरिडोर है, आप देखिए हसन अब्दाल से लेके चाइना के जो बॉर्डर तक जा रहा है, तो उसमें उसको मालूम है कि अगर इंडिया चाहे तो वो इंडियन ओशन रीजन को ब्लॉक कर सकता है जी। देखो जितना भी तो वहां से आपका जो पानी के जहाज से जितना भी ट्रेड होता है उसको ब्लॉक कर सकता है। तो इसीलिए उसने पाकिस्तान को इकोनॉमिक सब्जुगेशन जिसे कहते हैं वो कर दिया है। जैसे तिब्बत को उसने पॉलिटिकली सब्जुगेट कर दिया है, पाकिस्तान को उसने इकोनॉमिक तरीके खाली अपना पंगु बना, अपना डिपेंडेंट बना दिया। आने वाले पाकिस्तान सिवाय चाइना के हाथ जोड़ने के और कुछ नहीं कर सकता। तो जो चाइना का फुटप्रिंट है वहां वो इतना ज्यादा है। ग्वादर पोर्ट देखिए आप, 43% से सुन के एक उन्होंने एयरपोर्ट बनाया है उसके पास ही, और उन्होंने बोला है कि भाई ठीक है आप जमीन दे दीजिए, ये कर दीजिए, इतना प्रॉफिट हम लेंगे, बाकी आप ले लीजिए। जी सर। बट ब्रिगेडियर साहब जी South China Sea तो almost now it's under China. There is no other movement because they are now controlling it virtually. आप मानो या ना मानो, even America is not be able to do anything. No. अमेरिका देखिए ऐसा है कि इंडिया इज ऑल्सो ए फॉर्मिडेबल पावर। Yes, I agree with you. The kind of the naval parity, the superiority which China enjoys as compared to India is on a higher scale. बट बाई नो स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन आप इंडिया को अंडर प्ले कर सकते हैं। आप ये देखिए जो हमारी जो न्यूमेरिकल सुपीरियोरिटी है, जो एज फार एज एयरफोर्स इज कंसर्न, विद दिस मेक इन इंडिया प्रोग्राम, आई थिंक इन द इयर्स टू कम वी विल बी रबिंग शोल्डर्स विद चाइना ऑन ए वेरी वेरी कंफर्टेबल फ्रंट।
कोर्स यस आर्मी उनकी काफी हमसे ज्यादा है, करीब 23 लाख के करीब आर्मी है। नेवी यस, आई एग्री विद यू, लेकिन ये है कि अब फ्री रन नहीं है। अब देखिए कई बार उनके जो एयरक्राफ्ट कैरियर है लेफ्टिनेंट, क्या वो इन सब इलाकों में घूमते चला तो अमेरिका ये चाहता है कि इंडिया की मदद से जो जो प्रोजेक्शन है, जो शो ऑफ फोर्स है, वो जो चाइना साउथ चाइना सी में है, उसमें भारत का वर्चस्व रहे। और भारत एक फॉर्मिडेबल पावर है और चाइना इसको समझता है, लेकिन चाइना के अपने पॉलिटिकल इकोनॉमिक रीजंस हैं। क्योंकि देखिए बिना पैसे के देखिए आपने कितनी इंडस्ट्री बना लीजिए, अगर आपके पास कंज्यूमर नहीं है, today's economy is consumer centric economy, so the market lies in India. इसलिए लिटिल लेक का भी क्यों हो रहा है? बिकॉज इट वाज ए ट्रेड सेंटर। सर वो तो फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्शंस है, बट वो तो फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्शंस है। आई एम टॉकिंग अबाउट द रियलिस्टिक नाउ। सी अभी जो क्वाड बनाने का प्रोग्राम था, आई थिंक दिस प्रपोजल हैज बीन देयर फॉर इयर्स, यूएस एंड जापान, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, बट वो कभी इट हैज रियली नॉट टेकन ऑफ इतने सालों से। इस पर हाउ डू यू सी दैट? बिकॉज दे आर नॉट एबल टू कंटेन चाइना अगेंस्ट इट, because China has been objecting and everybody is scared. देखिए आप ये देखिए post COVID the equations are they will change. You will have to redefine the equations and China is literally worried. आप ये देखिए I don't say by any stretch of imagination कि चाइना की इकोनॉमी को कोई बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, लेकिन yes they are worried because देखिए अमेरिका एक बहुत बड़ा मार्केट है उसके लिए, इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है और यही एक इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं जहां कंजम्पशन पैटर्न, वेस्टेज पैटर्न इतना ज्यादा है। एंड आप ये देखिए सिंस इंडिया इज ए एग्रो बेस्ड इकोनॉमी, हमारे यहाँ कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं आने वाला है। वी विल अगेन स्टैंड अप एंड वी विल स्टैंड टॉलर एज फार एज द इकोनॉमिक्स इज कंसर्न एंड वी आर गोइंग टू बी ए रीजनल पावर इन द एरिया। That's why China thinks, China takes India as one of the rivals. So obviously वो अनअपमेंशिप तो हमेशा ही रहती है। I think Dr. Voras wants to say something, कुछ कहना चाहते हैं? I just wanted to मैं कहना चाहता हूँ कुछ नहीं। Stop an idea. Please, जी। And the time has come for China's rise over the last 30 years to become a decline in the next 3 years. No power on earth can stop that. Secondly, China is facing, जिसको हम कहते हैं Thucydides trap. So this is an old Greek concept. When Sparta was rising, Athens was established. तो एक उभरती हुई शक्ति एस्टैब्लिश शक्ति के साथ टकराती है तो जंग होता है। पिछले 500 साल में 20 बार Thucydides ट्रैप हुआ है, 15 बार जंग हुआ है। यूनाइटेड स्टेट्स एस्टैब्लिश पावर, चाइना राइजिंग पावर, टक्कर होगी। और फिर हम लोग जो डिप्लोमेसी में सीखते हैं, इट्स कॉल्ड द कैलिगुला ट्रैप। ओडुरिन दुम मेचुआन, let them hate me as long as they fear me. China is falling into both these traps. जो आपने बिल्कुल सही कहा है ब्रिगेडियर साहब, we are no pushover now. Now there's a whole of government approach. The people of India are not scared. The economy of India is going to bear this extremely well. अगर कहीं पर nervousness है, माफ करिएगा कौल साहब, it's in the newsrooms of our private media channels. Let me assure you, I come from an OG background, olive green background. I know, and as I mentioned, I lost family in 62. Sir, he was commanding first seat, which is now 4th Mech Infantry. I think Mr. Ojha wants to say something. I just want you to conclude by saying that we have the strength now to give, to let them know this is not the India that you can push over. We won't fall. Thank you, sir. Mr. Ojha wants to say. ये दो चीजें मैं कहूँगा। देखिए, नेपाल को चाइना ने इंटीग्रेट किया है या नहीं, ये रेलेवेंट नहीं है, लेकिन जिस एरिया में वो डिस्प्यूट क्रिएट कर रहे हैं, काला पानी एरिया में और जो काली रिवर के आसपास की जो टेरिटरी है लिपू लेक के पास, उस एरिया की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। 20,000 फीट की ऊंचाई पे वो एरिया है और वो उस एरिया पे जब तक हिंदुस्तान के डोमिनेंस से चाइना को कंसर्न रहेगा, इस वजह से वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। वॉट एवर मे बी द रीजन, कोई एविडेंस मिले नहीं मिले, but there is no justification for Nepal to wreck up this issue और इतने abruptly और इस तरीके से। जो भी हमारे इदारे हैं सरकार के जो इन चीजों को देख रहे हैं, उसको संभाल के देख के उसको हैंडल करें। दूसरा मैं कहूंगा कि
जो चीन की चिंता क्या है कि आज देखें कि अमेरिका का भी, जापान का भी, दुनिया के तमाम देश चीन के बढ़ते हुए वर्चस्व से घबराए हुए हैं। चीन बड़े होने के बावजूद एम्बेसडर मोरा ने भी कहा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बिहेव नहीं कर रहा है। उसके मुकाबले भारत की इमेज तो बहुत अच्छी है, गुडविल तो हमारी बहुत अच्छी है, और नेचुरली ये गुडविल जो है बहुत टेंजिबल प्रोग्रेस में या ग्रोथ में नहीं इमर्ज करे, तो उसको लेकर चाइना की चिंता, और चाइना कभी नहीं चाहेगा कि भारत को वो किसी तरीके से भी आगे बढ़ने दे। तो ये जो दोनों कंसर्न है, आई एम श्योर दोनों को लेके देखे उसके बाद जो है संभाल के चलने की जरूरत है। और बहुत सारे तरीके हैं, वॉर इज सर्टनली नॉट ऑप्शन, और चाइनीज की एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बिल्ड करने की, एक ब्रिंकमैनशिप पे जाने की उनकी एक आदत रही है। लेकिन चाइना के इंटरनल डायनेमिक्स भी बहुत अच्छे नहीं है। जिस तरीके से शी जिनपिंग ने अपने बहुत सारे ओपोनेंट्स को एंटी करप्शन मेजर ला के एकदम क्रश कर दिया है, तो उनके अगेंस्ट पे डिस्कंटेंट बहुत ज्यादा है। तो ये जो बढ़ रहा है उनके खिलाफ जो है इंटरनेशनल ये प्रेशर पड़ेगा और इंटरनल क्राइसिस आएगी। तो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने पूरी एक लिमिटलेस टेन्योर अपने लिए सिक्योर कर ली है, तो वहां उनको दिक्कत आ सकती है। तो हमें उसको भी देखना है कि वो साइकोलॉजिकल एंग्जाइटी उनकी इस चीज को भी लेके है। ये 3 बड़े क्रूशियल मुद्दे थे जो मैं आपके चैनल के जरिए कहना चाहता था। जी सर, बिल्कुल। एम्बेसडर वोरा सर, सवाल मेरा आपसे है कि पड़ोसियों से बनाकर रहनी चाहिए ये कहा जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा है, आत्मनिर्भर होने की बात प्रधानमंत्री ने कही है। जब पड़ोसी ऐसा हो तो सर आत्मनिर्भर होना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पर मैं कुछ कहूँ इस पे? जी, आत्मनिर्भरता का जिस एरिया में आप लोकेटेड हैं, आत्मनिर्भरता से वी डोंट मीन ऑटार्की कि हर चीज आप खुद बनाएं। आई थिंक इफ यू लिसन एंड हियर अगेन द प्राइम मिनिस्टर थिंग, इट्स क्लोजर टू सेल्फ रिलायबिलिटी, नॉट सेल्फ रिलायंस। कभी जरूरत पड़ती है, वी कैन डिपेंड ऑन अदर्स। मैडम, फूड राइट्स नहीं हुए हैं हमारे देश में। अफ्रीका में फूड राइट्स शुरू हो गए हैं ऑन कोविड-19। क्यों? उनके पास भोजन नहीं है। योर ग्रैनरीज आर विथ 60 million tons of food grains is sitting over there for distribution. जितनी आलोचना करनी है करिएगा। द फैक्ट इज वी आर एक्सट्रीमली वेल प्रिपेयर्ड, और अगर आपके पड़ोसी मदद चाहते हैं, सभी पड़ोसी की मदद हम कर रहे हैं। मालदीव्स को तो हमने भोजन भेजा है, जो हमारी आलोचना करते थे, आज कहते हैं थैंक यू वेरी मच इंडिया, यू आर प्रिवेंटिंग अस फ्रॉम स्टार्विंग। सो दीज आर ऑल दिस इज कॉल्ड पोस्चरिंग, डिप्लोमेटिक सिग्नलिंग। जो सिग्नल्स हमारे को आ रहे हैं दैट इंडिया का सितारा इस समय इज प्रॉब्ली हायर देन एवर बिफोर, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट। Okay, and with our neighbors, we will help them because that is the first area of engagement for any country. We will keep good relations, except for one. वो तो congenital उसकी समस्या है, that he has a mental block. हमें eternal enemy कहता है, उसमें कुछ नहीं हम कर सकते. But for the others, we will keep a relationship that is mutually rewarding. And India's diplomacy has come of age. We know how to deal with it. We have the finest minds in the world in the Indian Foreign Service, as we have the finest minds in the RAW, in the media and in the Indian military. बिल्कुल सर, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से पूरे विश्व में कोरोना का कोहराम मचा है, उसके बाद चीन की हालत पतली हो चुकी है और कोई भी देश चीन से व्यापार करने पर सोचने को भी मजबूर हो रहा है। बहुत देश चीन से ज्यादा भारत पर भरोसा कर रहे हैं और इसी से चीन भी बौखला गया है। और लोकतंत्र में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।